गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जिसको देखो वही पढ़ाई का पूछ रहा है। हाँ, पढ़ाई कैसी चल रही कैसी चल रही। तो भाई देखो, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुमको अच्छा पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाने के लिए। जब कहीं पर भी तुम्हें पढ़ाई समझ में ना आए, पढ़ाई तुम्हें इतनी बोरिंग लगने लगे, इतनी बोरिंग लगने लगे कि तुम्हें लगे कि अब तो पढ़ाई करना ही नहीं करना, अब इसे छोड़ देना है, तब तुम चले आना मेरे पास। तब मैं खड़ा हूँ, बायो अमन तब खड़ा रहेगा। ठीक है। अब बाकी पूछना तो फिर मेरा फर्ज बनता है ना। ये तो मेरा एक हक है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो भाई पूछूंगा ना कि भाई कैसी चल रही है। पढ़े 3 चैप्टर हैं अपने, पढ़े वो जैव प्रक्रम और नियंत्रण समन्वय सब पढ़ डाले। क्या हुआ, कैसी चल रही पढ़ाई वढ़ाई, कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो चैप्टर है देख करके जान गए होगे, वीडियो वीडियो बिल्कुल होशियार हो तुम लोग यार, बहुत होशियार हो, दुनिया के सबसे होशियार बच्चे हो तुम। कौन हो? सबसे होशियार। ठीक है, देखो आज का चैप्टर क्या है। चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जीव जनन कैसे करते। तो भैया हमसे क्यों पूछ रहे हो, हम क्या जाने कैसे करते हैं? जाके जीव से पूछो क्या बोलते हैं। बताइए क्या बोलती है पब्लिक कि जाके जीवों से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे हो कि भैया बताओ जीव जनन कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो में इस चैप्टर को आज हम बारीकी से, अब बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को लुटा लुटा के, है ना, पानी में भिगा भिगा के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छूटने दूंगा, सारा कुछ बताऊंगा, सारा कुछ पढ़ाऊंगा। तो सोच सकते हो ये वीडियो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको लाइक करना तुम्हारा कर्तव्य है, शेयर करना अपने दोस्तों के पास तुम्हारा धर्म है ना। तो जब इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है तो भाई लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीव को तो हम जानते हैं भाई, जीव सजीव क्या होते हैं। जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें जनन होता है, जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होता है, सजीव कहलाता है। ये जनन क्या होता है इसको समझना पड़ेगा, है ना। जनन जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है? तो अपने समान संतान उत्पन्न कर देना ही जनन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जनन। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। क्या है रिप्रोडक्शन? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो अपने समान जो संतान उत्पन्न कर देता है जनन कहलाता है। ठीक है, जो जीव अपने समान बच्चों को जन्म देता है जनन कहलाता है। अगर पूछा जाए जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन 2 प्रकार का होता है। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक यानी कि इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड जो सेकंड है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है चचवा, समझ गए? बताओ, जनन देख लिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझ गए, लैंगिक और अलैंगिक। अगर बोला जाए लैंगिक जनन क्या होता है तो क्या बताओगे? इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता, देखो इसमें 3 चीजें याद रखना। सबसे पहले लैंगिक है तो पहला लिखो कि इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। किसका? युग्मकों का निर्माण होता है। और इसमें निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है? इसमें निषेचन की क्रिया होती है लैंगिक जनन में। ठीक है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, जब निषेचन की क्रिया होगी तो युग्मनज का निर्माण बनेगा। ठीक है, युग्मनज की आवश्यकता होगी। और एक चीज और लिखो कि लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक जनन के अंदर
कितने जनकों की आवश्यकता होगी? तो 2 जनक, है ना। मानते हैं एक जनक है हमारे चाचा बबलू, एक है दूसरे बबलू की पत्नी, है ना, पिंकी, ठीक है। तो ये है मेल और ये है फीमेल। तो ये है हमारे पास एक जनक, ये एक जनक, मतलब 2 जनक हो गए, ठीक है। नर और मादा के साथ ही शादी होगी, नर नर की थोड़ी ना करवा दोगे, हैं? चले बताओ, ठीक है। तो ये है मेल, ये है फीमेल। हमने बोला इनके अंग लैंगिक अंगों की आवश्यकता होगी, तो भैया इसका लैंगिक अंग अलग है जिसको बोलते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है यहाँ पे मादा जनन तंत्र। अभी इस चैप्टर में इनको डिटेल से पढ़ना है ना। तो इस मेल के अंदर, इस नर के अंदर भी युग्मक बनेगा, मादा के अंदर भी। तो नर के अंदर बनता है स्पर्म, ठीक है। मादा के अंदर जो मादा युग्मक होता है वो होता है अंडाणु, ठीक है। ये दोनों अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं, इसलिए इसमें क्रोमोसोम की संख्या 23, इसमें 23। तो ये युग्मक हैं। ये जब निषेचन की क्रिया के द्वारा मिले तब ये कहलाएं युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट। किसकी क्रिया के द्वारा मिलते हैं? निषेचन की क्रिया। शादी वादी होती है उसके बाद बच्चा पैदा होता है ना, तो ये पैदा हुआ चिंटू। कौन सा चिंटू पैदा हुआ? पिंकी का बेटा चिंटू पैदा हुआ। इसके कितने गुणसूत्र हैं? 46। मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जो ऑटोसोम होते हैं जिनको अलिंग गुणसूत्र हो बोलते हैं, वो 22 जोड़े होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 1 जोड़े होते हैं, ठीक है। अगर मेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या बोली जाए तो XY होते हैं, और फीमेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या XX होते हैं। क्या होते हैं? XX। यहीं से देख लो, कहीं भी भागने पीटने ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चुपचाप देखो यहीं पर, ठीक है। ये यहाँ पे जो युग्मक यहाँ पे हुआ, ये निषेचन हुआ। निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में आकर के मिलना, और मिलने के फलस्वरूप युग्मनज जाइगोट का निर्माण कर देना, ये क्रिया निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, मैंने बताया, गुणसूत्र को भी बता दिया, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस चलता है ये लैंगिक जनन के द्वारा क्रियाएं होती हैं। और एक चीज याद रखना कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने संतति के बिल्कुल समान नहीं दिखाई देती है, वो भिन्न होती है। इसलिए लैंगिक जनन में भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। इसमें वेरिएशन पाए जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। कि जैसे बबलू और पिंकी का बेटवा जो पैदा हुआ चिंटू, वो अपने माता पिता के समान नहीं दिखाई देगा, वो उसके विपरीत दिखाई देगा, है ना। थोड़ा थोड़ा मिलेगा। पता लगे पिंकी की जो नाक है ना, वो चिंटू की नाक मैच कर रही हो, बस। बहुत रेयर केस में कि दोनों का पूरा चेहरा, पूरा थोबड़ा, पूरी शरीर एक एक अंग मैच कर जाए, ऐसा नहीं मैच करता, ठीक है। वेरिएशन आएगा ही, विभिन्नता आएगा ही। अब अलैंगिक जनन में आप लिख सकते हो कि इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, सेकंड पॉइंट। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, थर्ड पॉइंट। फिर लिखो कि इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन कौन करता है? मनुष्य करता है, कुत्ता करता है, बिल्ली करती है, खरगोश करता है, ये सभी लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए अलैंगिक जनन कौन करता है ना, अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल बता दो, तो क्या बताओगे? एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, जीवाणु हो गया। तो ये सभी क्या करते हैं? तो ये सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सभी अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है चाचा। ये चीजें समझने वाली बात है। इनको समझने के साथ साथ इनको अपने कॉपी में नोट डाउन भी करना है, क्योंकि नोट डाउन करना, इनको अपने कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है ना। क्या है? इसको अपने कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, फिर इस युग्मनज में 2 कोशिकाएं होती हैं। फिर इस युग्मनज में क्या होता है? तो याद रखना, समसूत्री विभाजन, ठीक है।
फिर यही 2 कोशिकाएं 4 कोशिकाएं होंगी, फिर यही 4 कोशिकाएं 8 कोशिकाएं होंगी, 4 से 8 से 16 से 32 से 64 कोशिकी अवस्था यही कोशिकाएं बनती रहेंगी और बाद में ये घुमा करके क्या बन जाएगा? चिंटू। क्या बनेगा? चिंटू। ठीक है, तो अलैंगिक जनन भी आप समझ चुके हैं, लैंगिक जनन भी आप समझ चुके हैं। जीवों में जनन को पढ़ने से पहले आपको एक पॉइंट और समझना है, वो है डीएनए। ठीक है, देखो इसको देख लो, नीचे नीचे बस मिटा के मैं यहीं पे तुमको डीएनए समझा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, जीवों में जनन हो रहा है, अपने समान संतान उत्पन्न कर रहा है, यानी कि आनुवांशिक लक्षण का आदान प्रदान हो रहा है। किसका? आनुवांशिक लक्षण का, है ना, जेनेटिक कैरेक्टर्स का। ये आनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान कैसे होता है? ठीक है, ये आनुवांशिक गुण कहां पर होते हैं? तो ये सभी होते हैं डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक एक पॉइंट लिखते चलो, नहीं सबको मारूंगा वहां घुस करके, तमाचा तमाचा मार के लाल कर दूंगा, बुद्धि हरी कर दूंगा, पागल बना दूंगा। याद रखना, लिखते हुए चलना है। नोट्स को मेरे को इंस्टाग्राम में भेजना है सभी को। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, वहां पे चेक कर लेना, बायो अमन मिल जाएगी आईडी। सबको भेजना, एक एक को भेजना, नहीं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। याद रखना, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसी डीएनए के अंदर सभी आनुवांशिक जानकारियां भरी रहती हैं कि भैया देख, तेरा नाक ऐसे बनेगा, तेरा हाथ ऐसे बनेगा, तेरा मुंह ऐसे बनेगा, तेरा शरीर ऐसे बनेगा, पूरा लिखा रहता है, नोट डाउन रहता है ना। नहीं तो जनन करे, इंसान जनन करे, बच्चा हो जाए कुत्ते जैसा, है ना, अब बैठ कर रोने लगेगा, ओए भाई कुत्ता है, ऐसे कहाँ से पैदा हो गया। लेकिन जब इंसान जनन करता है तो इंसान ही पैदा होता है ना ऑब्वियसली। वो तो एक वो हो गया। कैसे होता है पैदा? क्योंकि वही डीएनए में जानकारी होती है। डीएनए कैसा होता है? ऐसा होता है चचा। कैसा? ऐसा। ये डीएनए पावा कहाँ जाता है भैया? अब तो मौका देखेगा ये पावा कहाँ जाता है। हमको पता है कि हमारा शरीर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चची का शरीर, मतलब तुम्हारी उसका शरीर किससे मिलकर के बना है? तो सभी का शरीर मिलकर के बना है कोशिका से। किससे? कोशिका से। कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल। सेल की खोज किसने किया? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हॉक। कौन से? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की पुस्तक कौन सी थी? माइकोग्राफिया। ये सब चीज याद रखो, छोटे छोटे पॉइंट है। याद है? इस कोशिका के अंदर एक पाया जाता है जिसको बोलते हैं केंद्रक। क्या भैया? बोलो भैया, बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? केंद्रक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोल इंग्लिश में। न्यूक्लियस। अच्छा ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, याद रखना, ये फीमेल है, केंद्रिका। केंद्रक की शादी हुई ना किसके साथ? केंद्रिका के साथ। तो केंद्रिका उसके अंदर ही रहेगी ना, ऐसा नहीं बाहर भाग जाएगी। भाग थोड़ी ना गई है वो, अभी तो घर ही में भी है उसके पास, सही से रह रही है अभी। केंद्रक ठीक है, जवान है मतलब, है ना। तो केंद्रिका है। केंद्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और इसी केंद्रिका में पाए जाते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन धागे। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन धागे। जब सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका विभाजन होता है, तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, 2 केंद्रक बनेगा, 2 केंद्रिका बनेगी। तो यही क्रोमैटिन धागे क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? गुणसूत्र। और अगर गुणसूत्र का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे बनता है गुणसूत्र का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है गुणसूत्र। और इसी गुणसूत्र के अंदर भरा होता है डीएनए। कूट कूट के भरा होता है डीएनए। किसके अंदर? इसी के अंदर भरा होता है डीएनए। छोटा सा गुणसूत्र का भाग काट के निकालूंगा तो मिलेगा पूरा तुमको डीएनए। लपेटा रहता है भैया। क्या लपेटा रहता है? डीएनए। और इसी डीएनए के अंदर पूरी आनुवांशिक सूचनाएं निहित रहती हैं। आनुवांशिक सूचनाएं लिखी रहती हैं कि तुम्हारे बेटवा को ऐसे होना है। ठीक है। और डीएनए का एक छोटा सा भाग, इतू छोटा सा भाग, यहां से यहां तक का भाग कहलाता है जीन। बोलते हैं ना जीन।
जीन हमेशा जोड़े में होता है। तो ये जो जीन होता है, इस जीन की खोज किया था जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। और डीएनए के अंदर एक खास बात और होती है, डीएनए में स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए डीएनए का मॉडल दिए थे वाटसन और क्रिक ने, है ना। यानी कि जब कोशिका का विभाजन होता है, एक डीएनए जैसे है, ये है एक डीएनए, इसी एक डीएनए में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं डीएनए द्विगुणन। डीएनए द्विगुणन होगा तो एक रस्सी ऐसे जाएगी और दूसरी रस्सी ऐसे जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से डीएनए बनता हुआ आएगा, फिर यहाँ से भी डीएनए एक बनता हुआ आएगा, ये एक डीएनए ये, फिर ऐसे एक अगली स्टेज में देखेंगे तो एक डीएनए यहाँ हमको देखने को मिला, एक डीएनए यहाँ देखने को मिला। तो एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बन जाता है? तो वो बन जाता है डीएनए के अंदर स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है, उसके अंदर उतनी पावर पाई जाती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, खुद को दो भागों में विभाजित कर सके। और पूछा जाए डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल, ये दो कुंडल हो गए, द्विकुंडलनी मॉडल किसने दिया था? तो हमारे बहुत अच्छे और पसंदीदा वैज्ञानिक हैं, बहुत प्यारे वैज्ञानिक हैं जिनको बोलते हैं वाटसन और क्रिक, उन्होंने डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1553 ईस्वी में, 1500 नहीं, 1953 ईस्वी में। एक बात याद रखना, मैं बचपन से ही जब मैं लिखा करता था तो लिखता बहुत जल्दी था लेकिन गलत लिखता था, है ना। इसी वजह से कई बार क्या चक्कर में मैं लिख तो बहुत जल्दी लिखता था, साफ भी लिख लेता था, लेकिन टीचर इसलिए चेक करते थे कहीं गलती मिल जाए जिसको खूब मारूं मैं। अब फिर गलती मिल ही जाती थी, फिर मैं खूब कूटा जाता था। अब क्या हुआ, अब जब पढ़ाने लगा तो इधर लिख कुछ और देता हूँ, बोल कुछ और देता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग को खोल करके बैठना, इतना भी गलत नहीं बोलता हूँ ये भी याद रखना कि हाँ गलत बोलते हैं बस उड़ा दो, ये क्लिप काट के वायरल कर दो, भाई अमन गलत पढ़ाते हैं, भाई अमन गलत पढ़ाते हैं, भाई अमन हाय हाय करवाने लगो तुम लोग। ऐसा भी नहीं है, कभी कभी मतलब साल में एक दो बार गलती हो गई तब, ऐसे नहीं डेली होने लगी, ऐसे डेली होने लगे तो फिर काम ही खत्म हो जाए हमारा, है ना। ऐसे नहीं होता बाबू, कभी कभी होती है सिली मिस्टेक, सबसे होती है, हमसे भी हो गई, सबको माफ कर दिए, हमको भी माफ कर दो, है ना। कर दिए ना भैया, नहीं भी करोगे तो क्या कर लोगे मेरा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। है ना। देखो तो भैया यहाँ पे समझ में आया, कुछ कुछ बुद्धि में घुसा, कुछ तुम्हारी बुद्धि के अंदर कुछ गया है कि नहीं गया, कि अभी भी ऐसे चल रहा है, पिछला धूम धड़ाका जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है? तो भैया अपने दिमाग को खोल करके बैठो, ठीक है, अपने दिमाग को खोल के बैठो, नहीं तो फिर ऐसे में घूमोगे, फिर हमें ना कहना, अगर फिर हमसे तुम कहने आए तो फिर मार मार कर दे तुमका लाल। यार इसमें पौधे के बारे में भी है, पुष्प के बारे में भी, फ्लावर, इसका मतलब ये चैप्टर बहुत खतरनाक है। खांसी वांसी सब आ जाओ, आ जाए, मिटा दूं इसको, बताओ। ये चैप्टर में आज तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भैया। मुझे लगा फ्लावर वाला पार्ट है नहीं, उसको काट देंगे मजा आ जाएगी, लेकिन इधर तो पुष्प भरा पड़ा है। आओ फिर समझ लेते हैं इसको भी, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। देखो हेडिंग डाल लो पुष्प, इंग्लिश में बोलो फ्लावर, ठीक है। पुष्प क्या होता है? तो पहली लाइन लिख दो कि ये प्ररोह का रूपांतरण होता है। जिसको जिसको प्ररोह नहीं आता है, प्ररोह क्या होता है, वो गूगल कर लेगा, समझ में आ जाएगा प्ररोह क्या होता है, ठीक है। पुष्प प्रजनन क्रिया का भाग होता है, पुष्प प्रजनन क्रिया का भाग होता है, क्योंकि पौधे के पुष्पीय भाग में ही जनन की क्रिया होती है।
ठीक है। इसी पुष्पी भाग में नर जनन भाग जिसको बोलते हैं पुंकेसर, और इसी पुष्प के अंदर मादा जनन भाग जिसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एंड्रूसियम, इसको बोलेंगे गाइनोसियम। ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं। पुष्प के मेनली 4 भाग होते हैं। पहला वाह्यदलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। तुमसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूछे कि पुष्प के कितने भाग होते, 4 ही बताना। ये ऊपर वाले जो दोनों भाग होते, दोनों सहायक अंग के रूप में होते हैं। किस अंग के रूप में? सहायक अंग के रूप में। स्ट्रक्चर बनाने को बोल दे, देखो स्ट्रक्चर बना दो, ये पंखुड़ी, ये पंखुड़ी, देखो इसमें कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, इस भाग को बोलते हैं चचा, ये चचा सुनो इधर, इसको बोलते हैं पुष्प व्रंत, पेडिकल। क्या बोलते हैं? पुष्प व्रंत, पेडिकल। इंक डाल लूं? जो पुष्प में जो पहले समझ लो, एक सेकंड। ये हुआ आपका वाह्य दलपुंज, ये हुआ आपका दलपुंज। ठीक है, फिर ये वाला भाग हुआ पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक होता है पुतंतु और दूसरा होता है पराग कोश। ठीक है, इसी पराग कोश के अंदर, इसी पराग कोश के अंदर पराग कण का निर्माण होता है। किसका? पराग कण का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिन ग्रेन्स, इसको बोलेंगे पॉलिन सैक। ठीक है, इसको बोलेंगे आपका फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट, और इसको एंथर भी बोलते हैं, एंथर। ठीक है, एंथर। तो इसी के अंदर परागकण का निर्माण होता है। परागकण क्या होते हैं? परागकण पुष्प का नर युग्मकोद्भिद होते हैं, मेल गैमिटोफाइट होते हैं। कौन? परागकण, पॉलिन ग्रेन्स। ठीक है, जो पुष्प का स्त्री केसर भाग होता है वो 3 भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। समझना अभी, ये वाला फर्स्ट ये पार्ट हुआ वर्तिकाग्र, फिर ये पार्ट हुआ वर्तिका, ये तीसरा नंबर पार्ट हुआ अंडाशय। इंग्लिश में बोलेंगे स्टिग्मा, फिर क्या बोलेंगे चचा? ध्यान से देखो, स्टाइल, फिर क्या बोलेंगे? ओवरी। ठीक है, इसी स्त्री केसर में ही मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। मादा युग्मोद्भिद अंडाणु का निर्माण होता है। किसका? अंडाणु का, या फिर हम बोल सकते हैं बीजांड का निर्माण होता है। इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल, ये बीजांड होता है, इसके अंदर बीजांड पाया जाता है ना? किसका निर्माण होता है? तो बीजांड का निर्माण होता है। अब पुष्प में क्या समझना होगा? ये पुष्पव्रंत हुआ, ये जहां पर होता है इसको बोलते हैं पुष्पासन, है ना? इस भाग को जहां पर पुष्प का आसन होता है, पुष्प जिसमें जिस ऐसे ये पुष्प है, इसी से वाह्य दलपुंज, दलपुंज और एंड्रूसियम, गाइनोसियम जुड़े हुए हैं, तो ये पुष्पासन हुआ। ये नीचे जो ये लाइन चली गई इसको बोलते हैं पुष्पव्रंत, पेडिकल। ठीक है, तो जो पुष्प के भाग में, और देख ले क्या बताना है इसमें। तो पुष्प के भाग में देखते हैं कि युग्मक इसमें अलग अलग बनते हैं, नर और मादा युग्मक। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 क्रियाएं होती हैं। फर्स्ट, पहली होती है परागण, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन, एंड सेकेंड क्रिया इज निषेचन,
जिसको बोलते हैं आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो परागण क्या होता है कि जब पराग कोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो वो परागण होता है। कि जब पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पर परागण, एक होता है स्वपरागण। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन और एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है, जैसे ये पुष्प है कमल का, तो इसी कमल के पुष्प में, एक ही पुष्प में ही परागण की क्रिया हो गई, निषेचन हो गया, तो इसको बोलते हैं हम स्वपरागण। लेकिन एक पुष्प मेरे पास यहां पे था कमल का, इसके परागकण उड़ के पहुंचे इसके पास, उड़ के जल द्वारा, मतलब वायु द्वारा परागण, है ना, या फिर कोई कीट इसके परागकण को लाद के यहां पर ले गया, इसको दे दिया, ये परागित हो गया, ठीक है। तब क्या हुआ, तब ये हुआ पर परागण। और पर परागण के लिए किसी मीडियम की, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो जल हो सकता है, वो वायु हो सकता है, वो कीट हो सकता है, वो तुम भी हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा भी परागण की क्रिया की जा सकती है, होती भी है। खेतों में जा रहे हो, हाथ ऐसे लिए चले जा रहे हो लपेटे हुए, पेड़ पौधा आपस में मिल रहे हैं, पर परागण करवाए जा रहे हो, है ना। पता लगे फूल गए पेड़ में, ऐसे गुलाब सूंघ रहे हो, खून ऐसे किए, फिर इधर भी, फिर इधर सूंघ लिए, परागण क्रिया करवा दिए सब में, है ना। तो जो पर परागण होता है उसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, बिना मीडियम के पर परागण की क्रिया नहीं होगी, ये चचा याद रखना। इसके बाद निषेचन क्या होता है कि जब परागकण यहां पे पहुंचा तो परागकण की संरचना देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इसको मिटाऊं यहां पे, देख लो, लिखना चाहो तो लिख लो भैया, लिख लो, थोड़ा सा मिटाता हूं। मिट जा। परागकण की संरचना, ये रियल में तो ऐसे नहीं होता है। ये देखो, इसके अंदर दो केंद्रक होते हैं। पहला इसको हमने बोला वर्धी केंद्रक, याद रखना, इंग्लिश में बोलते हैं वेजाटेटिव न्यूक्लियस। ये वाले केंद्रक को हमने बोला ये है जनन केंद्रक। ये यहाँ पे जो छिद्र दिख रहा है ये होते हैं जनन छिद्र, जर्म पोर। जनन केंद्रक को बोलेंगे आपका रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। जो वर्धी केंद्रक होते हैं उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसके अंदर दो चोल होते हैं, एक होता है एक्साइन, एक होता है एंटाइन। ये जो बाहर वाला आवरण है इसको बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं, बाह्य चोल, जिसको बोलते हैं एक्साइन। और ये एक जो अंदर वाला आवरण है, ये वाला जो आवरण, इसको बोलते हैं अंतः चोल, इसको बोलते हैं एंटाइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि एक्साइन किसका बना होता है, तो बाह्य चोल बना होता है एक स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन बहुत कठोर, बहुत कठोर, बहुत कठोर वर्णक होता है ना, बहुत कठोर सब्सटेंस होता है, कभी खराब नहीं होता है, वो उसी का बना होता है। इसके अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत सेफ रहती हैं, जेल से भी सेफ में, जेल बहुत सेफ माना जाता है ना, जल्दी कोई भाग नहीं पाता है, उससे भी सेफ में रहती हैं स्पोरोपोलिनिन की अगर कवर चढ़ गई तो अपने ऊपर तुम भी अगर स्पोरोपोलिनिन की कवर चढ़ा लिए ना तो तुम सेफ हो गए, सुविहित हो गए, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल सुरक्षित हो गए तुम, ठीक है।
तो जो वाह्यचोल होता है, जो एक्साइन होता है, वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, और जो अंताचोल होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। अंताचोल जो होता है वो बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन, ठीक है। अंताचोल यानी कि एंटाइन किसका बना होता है, तो एंटाइन इज मेड अप सेलुलोज प्लस पेक्टिन। तो अंताचोल किसका बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो इसके अंदर जनन केंद्रक, दूसरी चीज वर्धी केंद्रक पाई जाती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताने की ये है कि जो जनन छिद्र होता है, जर्म पोर होता है, इसी से ही पराग नलिका का निर्माण होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसी को पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। यहां पे परागकण गिरा, देखो यहां पे नर युग्मक जनन केंद्रक कितना है, एक है, ठीक है, जनन कोशिका वर्धी कोशिका। यहां पे परागकण गिरा, दो केंद्रक थे, जनन केंद्रक वर्धी केंद्रक। हमने देखा ऊपर वाला है जनन केंद्रक, नीचे वाला है वर्धी केंद्रक। बनी जनन छिद्र से पॉलन ट्यूब, ये बनी पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब में सबसे पहले ये वर्धी केंद्रक चल के आता है, इस ट्यूब को साफ करते हुए, देखते रास्ते देखते हुए चलता है। कौन, वर्धी केंद्रक सबसे पहले चलता है। जनन केंद्रक बैठा रहता है कि जब आदेश मिलेगा तब जाएगा। जब वर्धी केंद्रक बहुत नीचे तक पहुंच जाता है, वहां से बोलता है ए चाचा ए आजा नीचे, आजा 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 आजा। जनन केंद्रक बोल अच्छा है क्या, फिर वो आएगा। जब जनन केंद्रक वर्तिकाग्र में प्रवेश करेगा, कहां पर, वर्तिकाग्र, किस पे, पराग नलिका में प्रवेश करता है, तो यही जनन केंद्रक, जो जनन केंद्रक होता है, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा दो जनन केंद्रक का निर्माण कर लेता है। पराग नलिका में प्रवेश करते ही ये दो जनन केंद्रक का निर्माण कर लेता है, यानी कि दो नर युग्मक का निर्माण कर लेता है, दो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेता है। तो अब ये पॉलन ट्यूब में आया, दो नर युग्मक हो गए, वर्धी केंद्रक खत्म हो गया, ठीक है। फिर यही दोनों नर युग्मक आगे चल करके बीजांड में प्रवेश करते हैं। और पूछा जाए कि बताइए पौधे का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है, तो जो अंडाशय होता है, अंडाशय, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। जो ये बीजांड है, ये जो बीजांड देख रहे हो, ठीक है, इसको ओव्यूल बोलते हैं। अंडाशय के अंदर ये बीजांड पाया जाता है। बीजांड का स्ट्रक्चर देख लो, ऐसे होता है, ये यहां पर तीन कोशिकाएं होती हैं, एक दो तीन, यहां पर दो कोशिकाएं, फिर यहां पर तीन कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को देख लेना, इसको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल, बीजांड के अंदर है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर। दूसरे को बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, पोलर सेल, और इसको बोलते हैं आपकी अंड कोशिका, और इसको बोलते हैं, ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं, एक ये इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। तो एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलता है और दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिका से मिलता है और भ्रूण पोष का निर्माण करता है। क्योंकि ये जो भाग है, जिस भाग के अंदर ये सभी कोशिकाएं हैं, उसको बोलते हैं भ्रूण कोष। क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सैक। और एक नरयुग्मक इससे मिलकर के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। तो एक अंड कोशिका होती है, एक सेल होती है, और दो सिनर्जिड सेल होती हैं। कैसी सेल, सिनर्जिड सेल। और इसी सिनर्जिड सेल अंड कोशिका की ये रक्षा करती हैं, है ना। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है, ये चीज हमें पता ही है। जल द्वारे परागण को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, वायु द्वारे परागण को बोलते हैं एनीमोफिली, और एंटेमोफिली परागण, कीट द्वारा जो परागण होता है एंटेमोफिली। वायु देखो, जल, जैसे हाइड्रोफोबिया, मतलब जिसको जल से डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अब बताओ जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं। तो जल मतलब, हाइड्रो का मतलब जल होता है, जल में हाइड्रोजन होता है H2O, तो हाइड्रो वर्ड जल से रिलेट करता है, ठीक है। तो जल अगर बात आई तो हम लोगों ने बोल दिया भैया ठीक है हाइड्रो वाला सिस्टम है। अगर वायु वाला बात हुई तो बोल देना एनीमोफिली।
अगर वायु द्वारा पॉलिनेशन परागण की क्रिया हो रही तो एनिमोफिली, और अगर कीट द्वारा हो रही है तो वो हो गई है एंटेमोफिली। निषेचन क्या होता है? परागण तो परागकण का यहाँ पर पहुंचना, फिर नर युग्मकों का अंड बीजांड में पहुंच करके इन अंड कोशिकाओं के साथ मिलना ही कहलाता है निषेचन। निषेचन के बाद ही अंडाशय फल में परिवर्तित होने लगता है। मेरे भाइयों याद रखियो, और उस अपने नालायक दोस्त चिंटू को भी बता देना कि भैया पढ़ ले, अभी आ गए हैं बायोन भैया पढ़ाने के लिए, पढ़ ले। तो जल्दी से सभी लोग शेयर करो, अभी शेयर करो, अभी कर दो, जल्दी से कर दो, भूलना नहीं, क्योंकि अभी तुम बोलोगे हाँ भैया कर देंगे, कर देंगे भैया कर देंगे। अरे कब कर दोगे? अभी करो। देखो जो करना है अभी करो, बाद के लिए कुछ बचाने वाला हम लोग नहीं रखते। जो करना है अभी करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, तो ये पुष्प का पूरा समाप्त। आज जो बता रहा हूं ना, याद रखना, इसमें अब कुछ काटने का प्रयास भी ना करना, नहीं तो तुम्हारे नंबर इस कदर कटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। रोते रोते फिरोगे इधर उधर, छुपा मतलब चेहरा ऐसे ऐसे छुपा के चलोगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल है, ऐसे देखोगे कोई दिख तो नहीं रहा, जब कोई नहीं दिखेगा ऐसे चले जाओगे। तुम्हें कैसे कोई बुला लेगा, ए चिंटू, ए गुड्डू, रुक रुक, क्या है, कितने नंबर आए बोर्ड एग्जाम में? अरे भैया, वो जो बबलू है ना, वो 2 विषय में फेल है। हम बबलू का ना पूछे थे, हम तो पूछे तोर कितने नंबर आए हैं, हम 1 विषय में फेल है। ऐसे बताओगे फिर, है ना? इसलिए इसमें जितना है, जितना पढ़ा रहा हूं, ये तो चीजें अब दिमाग में घुसी जानी चाहिए, याद रखना। अब कुछ आए चाहे ना आए, कुछ पूछे चाहे ना पूछे, ये जो पढ़ रहे हो इसको लिख के आना है। क्या करके आना है? इसको लिख के आना है, चित्र वित्र बना के आना है। ठीक है, लिख के आना है, और कुछ करो अन्यथा मत करो, लेकिन ये सारी चीजें आपको करके आनी है। ये तो हम लोग पढ़ रहे थे लैंगिक जनन, अब पढ़ लेते हैं अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग बहुत चीजें मतलब देख चुके हैं। अलैंगिक जनन में होता है एक कोशिका, अगर बोला जाए एक कोशिकी जीवों में जो अलैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है, तो हम अलैंगिक जनन में देखेंगे जो एक कोशिका वाले जीव होते हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है ना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, देखना, जानना, समझना। तो अलैंगिक जनन के यदि एक कोशिकी जीवों के अंदर तो द्विविखंडन, बहुविखंडन और मुकुलन 3 घटनाएं होती हैं। द्विविखंडन, है ना, फिर दूसरा बहुविखंडन, एंड थर्ड मुकुलन। द्विविखंडन बाइनरी फिजन, एंड बहुविखंडन मल्टी फ्यूजन, एंड मुकुलन बडिंग। ठीक है, बड निकलना। तो द्विविखंडन क्या होता है? जब जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। समझना कि जब जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, तो वो क्रिया, वो प्रोसेस कहलाती है द्विविखंडन, वो प्रोसेस कहलाती है बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया फिजन, है ना। जैसे लिख लो यहां पे अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया। ठीक है, तो ये हुआ द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन। अब अगर बोल दिया जाए कि किसी जीव का शरीर है, उसको तुम लेके चक्कू काट डालो, काच 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 काच, 10 टुकड़े कर डालो, बहुत खंड हो गए ना। अब प्रत्येक वही जो 10 टुकड़े थे, काच 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 काच, जो तुम काटे थे ना, तो तुम काटे इसलिए से थे कि वो मर जाएगा, लेकिन वो मरा नहीं, 10 नए जीव बन गए, है ना। तुम मारने गए अपने दुश्मन को,
काटे उसको लेके चाकू, काच काच, जितनी बार उसको काट रहे हो एक नया दुश्मन बन रहा है, एक नया दुश्मन बन रहा है। तो जिसके अंदर ये मल्टीपल फिजन होता है, बहुविखंडन होता है, जितने भी खंड उसके कर दोगे, प्रत्येक खंड एक नए जीव के रूप में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुविखंडन वाले जीवों से दुश्मनी भारी पड़ जाती है। अगर उनको तुम जितना काटोगे, एक तो था पहले काटे, 2 जीव हो गए, दोनों जीव तुमसे लड़ने लगे, तो सोचे इसको और काट देंगे कट जाएगा, लेकिन तुम उसके 50 टुकड़े कर दिए, 50 जीव हो गए। देखो मेरा हाथ लाल हो गया भाई, पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल का काम है, अब नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अब, बस बहुत हुआ। है ना। तो बहुविखंडन जो है मल्टीफिजन है। जैसे प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, सॉरी हाइड्रा नॉट हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा, इन सभी में बहुविखंडन पाया जाता है ना, मल्टीपल फिजन पाया जाता है। और अगर मुकुल की बात की जाए, ईस्ट है ना, मुकुल बड, तो छोटे छोटे बड निकलते हैं, मुकुल निकलते हैं, जैसे ईस्ट में मुकुल निकलता है ना, ईस्ट में मुकुल, छोटे छोटे बड निकलते हैं और उसी बड से नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो जब जीव के शरीर से मुकुल निकलने लगे, बड निकलने लगे, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। ईस्ट आपका एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, स्पायरोगाइरा सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। और उसी एक कोशिकीय जीव से बहुत कोशिकीय जीव का निर्माण हो जाता है ना, मतलब ढेर सारे जीव बन जाते हैं। तो ये था आपका एक कोशिका जीवों में लैंगिक जनन, है ना। अब देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक नहीं, अलैंगिक जनन, है ना, लिख लेना। पहला हेडिंग डालो, खंडन, फ्रेगमेंटेशन। पहला खंडन लिखो, फ्रेगमेंटेशन लिखो, कॉपी खोलो, खोलो जल्दी, सभी लोग खोलो, जल्दी खोलो, लिखो फ्रेगमेंटेशन, खंडन, हेडिंग बनाओ। हेडिंग को इंग्लिश में भी लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे? फ्रेगमेंटेशन। उसमें लिखो कि बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन विधि खंडन विधि होती है। इसमें लिखो कि जीव विकसित होकर छोटे छोटे तंतुओं में विभाजित हो जाता है, या जीव विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नया जीव का निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं? जितने भी खंड में वो विभाजित हो रहा है, एक एक खंड बड़ा होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, एक नया जीव ही बना डालता है, उसको बोलते हैं खंडन की प्रक्रिया है। ये फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, खंडन किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा चपटाक्रमी, लिख लो इसको, स्पाइरोगाइरा चपटाक्रमी। इन सभीयों में क्या होता है? इन सभी में खंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। एंड सेकंड लिखो, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। पुनरुद्भवन क्या? पुन मतलब पुनः, रुद्ध भवन मतलब पुनः से ही उसका निर्माण हो जाना। उसको काट दिए फिर से बन गया, काट दिए फिर से बन गया, काट दिए फिर से बन गया, तो उसे बोलते पुनरुद्भवन। इसमें लिख लो कि सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण विकसित होकर के एक नया जीव बना लेता है। यह क्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। जैसे हाइड्रा और प्लैनेरिया, क्या होता है? हाइड्रा और प्लैनेरिया, इन सभी में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। हमारे शरीर में एक बॉडी ऑर्गन होता है, एक अंग होता है जिसमें पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। उस अंग को बोलते हैं लीवर, यकृत। यकृत एक ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। यदि तुम लीवर को काट दो आधा, किसी का लीवर तुम आधा काट दो, तो वो पूरा लीवर अपने आप बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा? रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। जब लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो छोटा सा लीवर का टुकड़ा किसी दूसरे के शरीर के काट करके उसके लीवर में रख देते हैं, और धीरे धीरे करके पूरा नया लीवर बना लेता है। यही होता है लीवर ट्रांसप्लांट में। तो हमारे शरीर का अंग जो होता है लीवर, उसमें बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। लीवर कहाँ स्थित होता है? ये
जो आपका डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड में स्थित होता है ना लोकेशन इसकी। तो ये होता है पुनरुद्ध भवन, ठीक है। हाइड्रा प्लेनेरिया इन सभी में पाया जाएगा आपका पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन के बाद देख लो आता है मुकुलन, बडिंग, मुकुल निकलना, यहाँ पर देखे कि नहीं, बडिंग। तो यहाँ पर जो हम बडिंग देख रहे हैं वो बहुकोशिकीय जीवों में देख रहे हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे। तो जीव के शरीर की सतह पर मुकुल या फिर एक उभार निकलता है। यह मुकुल वृद्धि करके नया जीव बना लेता है और पूर्ण विकसित हो करके यह अपने जनक से अलग हो जाता है। जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये अपने जनक से अलग हो जाता है और वृद्धि करके एक नया जीव बना लेता है। तो ये क्रिया होगी मुकुलन। तो ये मुकुलन ईस्ट में था, एक कोशिकीय जीव में था, और ये मुकुलन बहुकोशिकीय जीव में है। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, ईस्ट, जेलीफिश, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मुकुलन के। मुकुलन के बाद इसमें आता है कायिक प्रवर्धन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि किस जो पौधा है उस पौधे के कायिक अंगों के द्वारा, कायिक अंग, ठीक, कायिक अंग क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, ठीक है। उस पौधे के कायिक अंग के द्वारा एक नए पौधे का जब निर्माण हो जाता है तो वो होता है कायिक जनन, ठीक है। लिख लो इसमें कि पौधे का कुछ भाग, जड़, तना, पत्ती अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न कर देता है, तो यह विधि, यह क्रिया कायिक जनन कहलाती है। यह क्रिया वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाती है। यह क्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है, ठीक है। इसमें नया पौधा एक जनक से उत्पन्न होता है। किससे? एक जनक से उत्पन्न होता है। कायिक प्रवर्धन दो तरीके से होता है, एक होता है प्राकृतिक विधि द्वारा, एक होता है कृत्रिम विधि द्वारा। एक प्रकृति करती है कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक विधि, जैसे हल्दी, अदरक, अनानास आदि, ये सभी प्राकृतिक विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। और जो कृत्रिम विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन, मतलब इंसानों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन कराया जाता है, जैसे गन्ने की खेती, कलम लगाना, क्राफ्टिंग करना, कटिंग करना, ठीक है, पत्तियों द्वारा, जैसे ब्रायोफिल्म में जो जनन होता है, तो ये सभी जो जनन होता है वो सभी कृत्रिम द्वारा कराया जाता है, लोगों के द्वारा कराया जाता है। एक पेड़ की मतलब तना को दूसरे पेड़ के तना में आपस में जोड़ करके एक नया पौधा बना लेना, तो ये सब इंसान ही कर सकता है ना, क्योंकि इंसान का दिमाग चलता है चारों कोने, तो ये सब इंसान ही कर सकता है। इसी के उसमें से हो सकता है ये रणनीति से, ठीक है। तो ये है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के हानि भी होते हैं और कायिक प्रवर्धन के लाभ भी होते हैं। इसमें एक चीज और पढ़ लो आप, बीजाणु जनन भी होता है एक, ठीक है, 5 नंबर भी डाल लो, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के अंदर क्या होता है कि इस जनन में जीव बीजाणु का निर्माण करता है, जीव सीड्स का निर्माण करता है, जो अंकुरित होकर के नया जीव बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नया जीव बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ही है ना? हाँ, पेनिसिलियम ही है, ठीक है, देख लो, ये लिखा, यहीं पे लिखा है बीजाणु जनन। चलो, अब आपका पॉइंट है, इसको मिटा दूं? बताइए, लिख चुके होगे। अब जो पढ़ने वाले हैं, अब 2 पॉइंट ही हमारे बचे हैं, लेकिन एक सेकंड किताब भी देख लेता हूं। ये आपकी किताब में बहुत ढेर सारे पॉइंट अगर छूट ना जाए। और 2 पॉइंट अब वो वाले पढ़ाने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, तो मुझे लगा पढ़ा ही देता हूँ, नहीं तो फिर परेशान रहोगे, यहाँ वहाँ घूमोगे, है ना। वो दो, एक तो है नर जनन तंत्र और दूसरा है मादा जनन तंत्र।
मनुष्य में नर युग्मक बनता है शुक्राणु, मादा में मादा युग्मक अंडाणु, पौधे का नर जनन भाग। हाँ यार सही है, सही है। चलो, मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन करो और मादा में मादा जनन तंत्र का वर्णन करो। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ लेते हैं पहले मादा जनन तंत्र। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। अगर मादा जनन तंत्र की बात आ जाए तो मादा जनन तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भाग अंडाशय, एक जोड़ा अंडाशय। फिर एक जोड़ी अंडवाहिनी, ठीक है। फिर एक गर्भाशय, फिर एक गर्भाशय ग्रीवा, फिर एक योनि, फिर एक योनि द्वार। ये हुए मादा जनन तंत्र के भाग। इंग्लिश में लिख दूं, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, है ना, और जहाँ पे वेजाइना ओपन होता है उसको बाह्य ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। मादा जनन तंत्र में बाह्य ज्ञानेंद्रियां, जो चीज़ें हमको बाहर से दिखाई देती हैं, उसमें क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सारी चीज़ें होती हैं। मोन्स प्यूबिक, जो उभड़ा हुआ भाग होता है जिसमें हड्डी होती है, ठीक है। योनि द्वार के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस, ठीक है। चित्र बना के देख लेते हैं। ये देखो, ये लिगामेंट होता है, लिगामेंट से जुड़ा रहता है। मादा के अंडाशय में, ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। ये अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक होता है। तो ये है मादा की अंडाशय, क्या है? तो ये है अंडाशय। तो इस अंडाशय से ही अंडाणु बनेगा, और ये अंडाणु जो है वो अचल होता है, नॉन मोटाइल होता है, चल नहीं सकता है, इसलिए इसको धक्का दिया जाता है, इसको चलाया जाता है। तो ये एक अंडाशय हुआ, ये दूसरा अंडाशय हुआ, एक जोड़ी अंडाशय। जो अंडाशय से एक नली निकलती है, ये बीच वाला है गर्भाशय, और गर्भाशय में जो नली जोड़ती है उसको, उसी नली को बोलते हैं ओविडक्ट, उसी नली को बोलते हैं अंडवाहिनी, और इसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, ये 12th लेवल का हो जाएगा। पहला इस्थमस, दूसरा एम्पुला, और तीसरा इनफंडाबुलम। जो निषेचन की क्रिया होती है मनुष्य के अंदर, निषेचन क्या होता है? निषेचन यानी कि मादा युग्मक प्लस नर युग्मक का आपस में मिलना, निषेचन। तो जो निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? तो वो बनता है युग्मनज। युग्मनज कैसा होता है? 2n होता है, ठीक है, द्विगुणित होता है। तो जो निषेचन के बाद जो चीज़ें बनती हैं, यहाँ पे निषेचन की क्रिया ही होती है फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ से पेनिस के द्वारा यहाँ पे शुक्राणु छोड़ा गया,
फिर शुक्राणु चल के आधे इधर आए आधे उधर आए, तो इधर से अंडाणु आ रही थी, यहीं पे निषेचन हो गया। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। ये अंडाणु है, अंडाशय। इस अंडाशय से अंडाणु का निकलने की क्रिया है ना, अंडाशय है, उससे अंडाणु बाहर निकलेगा। तो अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं अंडोत्सर्ग, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो उस क्रिया को बोलते हैं ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडाणु बाहर निकला, गया फैलोपियन ट्यूब में मिला, युग्मनज बना। फिर यही युग्मनज आगे जाकर के भ्रूण एम्ब्रियो बनाया, फिर वो एम्ब्रियो यहां पर जाकर के जुटा, यहीं पर जाकर के जुट गया। किसके माध्यम से जुटा? प्लेसेंटा के माध्यम से, अपरा जिसको बोलते हैं, इसी से भोजन वोजन प्राप्त करता रहता है। ये बीच वाला भाग हुआ गर्भाशय। गर्भाशय की 3 परत होती हैं, गर्भाशय की 3 दीवार होती हैं। ये 1 2 3 ऐसे करके है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाले भाग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और अंदर वाले भाग को बीच वाले भाग को बोलते हैं मायोमेट्रियम, अंदर वाले भाग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, फर्स्ट पेरीमेट्रियम एंड सेकंड इज मायोमेट्रियम एंड थर्ड इज एंडोमेट्रियम। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्भ निरोधक विधि होती है, जो होती है आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस को यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर ही लगाए जाते हैं। आईयूडी को इसी गर्भाशय में ऐसे टी शेप की रहती है, लिपेस लूप या कॉपर टी, है ना, इसी टी शेप की रहती है। तो कुछ धागे नुमा संरचना से निकली रहती है, ताकि हाथ लगा करके इसे देखा जा सके कि धागा आईयूडी है कि नहीं, कहीं और चली गई। ठीक है, तो आईयूडी यहीं पर लगाई जाती है गर्भाशय में। अब क्या है, क्या बताने वाला टॉपिक है इसमें? इसमें अंडाणु बनता है अंडाशय से। कब बनता है? वो प्यूबर्टी की एज में बनता है, 10 से 13 साल, है ना। प्यूबर्टी, जो फीमेल्स की प्यूबर्टी की एज 10 से 13 साल। अगर शादी की एज पूछी जाए तो मेल की है 21 साल और फीमेल की है आपकी 18 साल, लेकिन इसको बढ़ाया जा रहा है। मेल की किया जा रहा है 21 और फीमेल की किया जा रहा है 25, है ना, लेकिन अभी बढ़ा नहीं है भाई, याद रखना। अभी वीडियो में हल्ला करने लगो नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना, कि तुम लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। अब मुझे तो पता ही नहीं कि मैं दुनिया के सबसे टैलेंटेड बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, तो भैया यार ये तुम गलत बता दिए, ये हो गया वो हो गया, तुम लोग फिर और वो करने लगते हो, बवाल काटने लगते हो। तो इसलिए भैया मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर बोला जाए, बताओ मादा हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, मादा जनन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो मादा के अंदर 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, ये ब्लू टिक लगा करके याद रखना। पहला इंग्लिश में लिख देता हूँ, बोल हिंदी में देता हूँ, प्रोजेस्टेरॉन, लिखो प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा एस्ट्रोजन, फर्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड सेकेंड इज एस्ट्रोजन, लिखो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मादा का जो अंडाशय होता है, अंडाशय यानी कि ओवरी का कार्य बताओ। एक लड़का है या लड़की एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि भैया बताइए अंडाशय और वृषण के कार्य बता दीजिए। तो अंडाशय का पहला कार्य है अंडाणु का निर्माण करना। इसी अंडाशय से बन रहा है अंडाणु, और इसी अंडाशय से बन रहा है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है? ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का ये डेवलपमेंट करता है। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? क्या है द्वितीयक लैंगिक लक्षण? आवाज का पतला होना, मसल्स का आना, ठीक है, लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का बड़ा होना, मादा जनन तंत्र का विकसित होना, ये सभी चीजें आएंगी आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, तो जो अंडाशय होता है वो आपका देखो जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास कर रहा है, ठीक है, और आपका क्या बन रहा है, और आपका अंडाणु का निर्माण कर रहा है, अंडाणु बना रहा है। ठीक है,
अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बताइए अंडवाहिनी का कार्य बताइए, ये जो अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब का कार्य, इसका कार्य सिर्फ इतना है, अंडाणु को ले जाना और या फिर निषेचन करवाना, बस। इसका और कोई कार्य नहीं है। या तो अंडाणु को ये ले जाएगी या फिर निषेचन करवाएगी। ये था मादा जनन तंत्र। तो जैसे हम देख लें मासिक चक्र के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्या होता है कि जो अंडाणु होता है वो जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है किसका? शुक्राणु का निषेचन होने का। और जब वो निषेचन नहीं होता है तो वो अंडाणु सीधे पहुंचता है यूट्रस में, गर्भाशय में। और जो गर्भाशय की दीवार वगैरह बनी रहती हैं भ्रूण को संभालने के लिए, जब भ्रूण बना ही नहीं तो दीवार विवाल पूरी नीचे चली जाती हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, है ना। जो मासिक चक्र होता है उसी में जब स्राव होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, है ना, फ्लूइड निकलता है। और ये मासिक चक्र 28 दिन का होता है, ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, माहवारी चक्र होता है, दिस इज वेरी पेनफुल प्रोसेस, है ना। एवरी मंथ, हर महीने होता है, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है ये। तो इसमें अंडाणु ही बाहर निकलता है। अगर निषेचन हो जाता है तो मासिक चक्र नहीं होता है, ठीक है। तो अगर 1 या 2 महीने तक मासिक चक्र नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि बच्चा बन रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये खुशी की बात होती है भैया, है ना। और इसमें क्या, इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, यही दोनों मासिक चक्र को कंट्रोल करते हैं, कवर करते हैं। इसके अंदर मासिक फ्लूइड निकलता है। और इसमें क्या बताने लायक है, आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है यहाँ तक सफिशियंट है ना। एक चीज़ और बताने लायक है कि माहवारी के जब से स्टार्ट होती है उसके 10th से 17 डे के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, मैथुन की क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में बैठा रहता है और शुक्राणु का इंतजार करता है। अब बाय दफ़े शुक्राणु पहुंच गया, अंडाणु शुक्राणु आपस मिल करके एक बच्चा बना लेंगे तुरंत। तो इस बीच में थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। ये परिवार नियोजन जो होता है उसकी एक विधि है ना, गर्भ निरोधक की विधि है, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल पे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से नर जनन तंत्र के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला आता है एक जोड़ा वृषण, है ना। क्या आता है? तो वो आता है एक जोड़ी वृषण, जिसको बोलते हैं टेस्टिस। और वो टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एक पाउच लाइक मतलब एक थैली नुमा संरचना के अंदर दोनों टेस्टिस भरे रहते हैं और उदर गुहा से बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं। कहाँ से? उदर गुहा से बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं। तो एक जोड़ी वृषण हुआ। वृषण के बाद आओ इसमें लिखो एक जोड़ी अधिवृषण, ठीक है। अधिवृषण लिखो जहां पर शुक्राणु स्टे करता है, रुकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एपिडिडाइमिस। एक जोड़ी लिखो शुक्र नलिका, ठीक है, एक जोड़ी शुक्र नलिका। फिर लिखो एक जोड़ी शुक्राशय, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल, एक जोड़ी शुक्राशय। फिर लिखो एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। फिर लिखो एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। फिर लिखो एक यूरेथ्रा, है ना, यूरेथ्रा, जिससे मूत्र और सीमेन के क्या क्या, यूरिन और सीमेन, जिसको बोलते हैं वीर्य, बाहर निकलता है। इसमें से शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि अपना फ्लूइड मिलाते हैं, है ना। जो चीज़ें अपना तैयार किए रहते हैं उसको मिला देते हैं, कहाँ पे? स्पर्म में, क्योंकि वृषण में बनता है स्पर्म, शुक्राणु, ठीक है। फिर यहाँ से शुक्राणु चलता है शुक्राणु नली के द्वारा, फिर शुक्राशय अपना फ्लूइड मिला देती हैं। जो शुक्राशय का जो फ्लूइड रहता है वो शुक्राणुओं को भोजन प्रदान करता है ना। ये याद रखना कि जो शुक्राशय ग्रंथि होती है वो जो कहाँ गिर गया, हाथ में गिर गया, हाथ जल जाएगा मेरा, देख लो। ओ भाई जलने लगा, मिटा दो इसको, है ना, ये नुकसान करता है ना इंक।
समझ रहे हो? तो वो करके अपना इससे वेसाइकल ये जो भी है मिला देता है, ठीक है। टेस्टिस की यदि संरचना देखें, टेस्टिस की संरचना ऐसी होती है ना। इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं और इन कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। एक कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है और इसके अंदर जो बचा हुआ स्थान होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। इंटरस्टिशियल स्पेस में नर जनन हार्मोन्स बनता है। नर जनन हार्मोन्स को बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इसी वृषण के अंदर, इसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लीडिंग सेल पाई जाती हैं और यहीं पर पाई जाती हैं सार्टोली सेल। लीडिंग सेल हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। लीडिंग कोशिकाएं कहीं पर है क्या? मैं अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसमें नहीं लिखा कहीं पर भी। लीडिंग कोशिकाएं, और जो सार्टोली कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणुओं के खाने पीने का इंतजाम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर एक नली निकलती है जिसको रेटिटेस्टिस बोलते हैं। रेटिटेस्टिस जाके एपिडिडाइमिस में मिलाती है। फिर वो एपिडिडाइमिस होते हुए शुक्राणु नली शुक्र नली के द्वारा जाता है सेमाइनल वेसाइकल मिलती है यहाँ पे। फिर सेमाइनल वेसाइकल के द्वारा फिर प्रोस्टेट ग्रंथि मिलती है। फिर आगे जाकर के यूरेथ्रा में खुल जाता है। ये दूसरी नली भी इधर से आ जाती है ना। इस तरह करके यूरेथ्रा आगे खुल जाता है। जो यूरेथ्रा भाग होता है, आगे वाला जो भाग होता है, इसको बोलते हैं पेनिस, है ना। जो आगे का उभरा हुआ भाग होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ग्लांस पेनिस के ऊपर एक कवर चढ़ी होती है ना, उसको बोलते हैं फोर स्किन, है ना। और यहाँ पर ब्लड की हाई सप्लाई होती है ना। यहाँ पर एक अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू उनको बोलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। यहाँ पर ब्लड की हाई डिमांड होती है, हाई सप्लाई होती है रक्त की यहाँ पर। तभी देखे होगे कि जब पहले ये बिल्कुल से मतलब सिकुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये अचानक से बहुत कठोर हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है। क्यों? यहाँ पर हाई ब्लड की सप्लाई होती है, इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं पर एक होता है, इस भाग को बोलते हैं, जो ये रेटिटेस्टिस को आपस में जोड़ता है, इसको बोलते हैं गुबर्नाकुलम, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा गुबर्नाकुलम कहाँ पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए तो ये खैर बड़े लेवल की बात है, पहले नहीं पूछा जाएगा। तो गुबर्नाकुलम, इस शुक्राणु की जो वृषण है, इस वृषण के अंदर क्या होता है? सबसे पहली चीज शुक्राणु का निर्माण होना और नर हार्मोन्स का निर्माण होना। नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन, ठीक है। एक हुआ टेस्टोस्टेरॉन और दूसरा नर हार्मोन्स होता है भैया एंड्रोजन। याद रखना दोनों हार्मोन्स को, ठीक है। दोनों हार्मोन से निर्माण होते हैं, टेस्टो एंड एंड्रो। ये करते क्या हैं? तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं हमारे अंदर। क्या करते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। यहाँ पे शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कब होती है? तो वो होती है प्यूबर्टी के समय, ठीक है, जो 10 से 15 साल के बीच में होता है। यौवनारंभ अवस्था, यौवना अवस्था जो होती है, ठीक है, वो होते प्यूबर्टी के समय शुक्राणु बनते हैं। फिर शुक्राणु इसी नली के माध्यम से यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं। जो सीमेन होता है, याद रखना सीमेन, सीमेन के अंदर इन सभी ग्रंथियों का, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्रंथि का फ्लूइड होता है, प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, सेमाइनल फ्लूइड होता है और स्पर्म होता है ना। स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड। आप लोगों ने सुना होगा कि पुरुष नसबंदी के बारे में, ठीक है। परिवार नियोजन की जो विधियां हैं उसमें से ये परमानेंट विधि है ना, परमानेंट मेथड है पुरुष नसबंदी। उसमें क्या होता है? यहां से शुक्राणु बनता है, इस नली से जाके आगे निकलता है।
तो अगर इस नली को ही तुम काट दोगे तो शुक्राणु तो जा ही नहीं पाएगा ना, निकलेगा क्या फिर सीमेन निकलेगा बाहर, सीमेन निकलेगा, वीर्य बाहर निकलेगा, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं रहेंगे। तो जब प्राकृतिक मेथड में कोई अपना ये परमानेंट मेथड कोई अपना लेता है, पुरुष नसबंदी करवा लेता है, तो उस नसबंदी में वास डिफरेंस, ये नली को बोलते हैं वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया को कट करके बैंड कर दिया जाता है, उसी का नाम दे देते हैं वैसेक्टॉमी। क्या बोल देते हैं? तो उसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। अब महिला के अंदर इसी तरह अंडाशय है, अंडाशय से निकला अंडाणु कहाँ पहुंचा? फैलोपियन ट्यूब में। तो जब अंडाशय से अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, वहीं पर निषेचन हुआ। अगर फैलोपियन ट्यूब को ही कट करके बांध दिए तो निषेचन होगा ही नहीं, बच्चा पैदा होगा ही नहीं। तो महिलाओं में जो नसबंदी होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, है ना, ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिए। परिवार नियोजन क्या है? फैमिली प्लानिंग, बच्चों की संख्या को कम रखना, है ना। ये नहीं कि तुम 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे पैदा कर लो, जितने मन हो तुम उतने बच्चे पैदा किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो रोटी, कपड़ा, आवास, इन सभी में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, शिक्षा, इन सभी को आप सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो परिवार नियोजन का सिर्फ एक ही मकसद है कि जन्म दर को कम करना और एक स्वच्छ शिक्षित समाज का गठन करना उद्देश्य है परिवार नियोजन का। परिवार नियोजन 1951 से चल रहा है, 1951 से। दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जहां पर परिवार नियोजन लगाया गया। एनसीईआरटी का आंकड़ा बताता है कि दुनिया में हर छठा व्यक्ति भारतीय है। भारत की जनसंख्या इतनी ग्रोथ की कि हर छठा व्यक्ति भारतीय है, और जो बाकी जो 5 लोग हैं वो और देशों से हैं, जितने देश हैं वो उन देशों से हैं, लेकिन हर छठवा भारतीय है ना। अगर हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो भारत 107वें नंबर पर आता है और पाकिस्तान 99 नंबर पर आता है हंगर इंडेक्स के बारे में। भारत में ज्यादा लोग भूख से मरते हैं, 107वें नंबर पर आ रहा है। इसलिए खाना वाना बचा करे ना तो उसको भगाया मत करो, किसी को जरूरत हो ना तो उसको दे दिया करो। परिवार नियोजन में क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं 2 बच्चा उनको चाहिए था, लेकिन गलती से तीसरा बच्चा भी हो गया, फिर चौथा हो गया, 5वां हो गया, उनको हो जा रहे हैं, अब हो जाती गलती हो गए। तो उसके लिए गर्भ निरोधक विधियां आई हैं, उनको बताया गया, उनको एजुकेट किया गया है, ठीक है। उसके लिए कॉन्डोम का उपयोग किया जाता है नर में, उसका लोकप्रिय ब्रांड निरोध है, और महिलाओं में डायाफ्राम का उपयोग किया जाता है। और जो चीज़ें हैं जैसे महिलाओं के द्वारा खूब पसंद की जाने वाली पिल्स हैं, दवाइयाँ हैं, जैसे मालाडी हो गया, सहेली हो गया, इनसे आप गर्भ निरोधक से मतलब गर्भ धारण से बच सकते हैं, है ना। आईयूडी सेट करवा लेती हैं महिलाएं, इम्प्लांटेशन इंजेक्शन को इम्प्लांट करवा लेती हैं, डिवाइसेस सेट करवा लेती हैं, जैसे लिपेस लूप, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, LNG20, प्रोजेस्टा सर्ट, ये सब आईयूडी लगवा लेती हैं, जिससे गर्भ धारण से महिलाएं बच जाती हैं। और एक चीज़ और देखा जाता है कि जैसे पेट में बच्चा होता है ना, उस बच्चे को हमें पता करना होता है कि बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो उसको जांच के लिए, उस जांच को बोलते हैं हिंदी में उल्ववेधन, इंग्लिश में बोलते हैं एमनियोसेंटिसिस। जहां पर बच्चा लेटा रहता है वहां पर एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोसेंटिसिस, और उसी एमनियोसेंटिसिस को सिरिंज के माध्यम से निकाला जाता है, लैब में भेजा जाता है, जांच करके लाया जाता है, बताया जाता है कि लड़का है या फिर लड़की है। ये इसका दुष्प्रभाव है, ठीक है। लड़की है तो मार दिया, लड़का है तो बच्चा पैदा कर लिया। लेकिन इसका एक अच्छा वाला प्रभाव भी है। अच्छा वाला प्रभाव ये है कि जैसे भाई दफे आपके पेट में बच्चा पल रहा है गर्भाशय में, ठीक है, और वो बच्चा शारीरिक रूप से आपके पेट में बोल दिया, मतलब आपके नहीं, किसी और के, है ना, किसी और में बच रहा है, वो शारीरिक रूप से अपंग है, ठीक है, उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर उसको कोई जेनेटिक डिजीज हो गई है, या फिर उस बच्चे के अंदर कोई सिंड्रोम है, तब इस कंडीशन में अबॉर्शन किया जा सकता है। इस कंडीशन में भी एमनियोसेंटिसिस के द्वारा ही पता चलता है, ठीक है। यदि माँ को HIV है तो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो गया HIV से, तो इस कंडीशन में एमनियोसेंटिसिस करके उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है। अबॉर्शन कब किया जाता है? वो किया जाता है MTP के तहत,
व्हाट इज एमटीपी? एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकली रूप से जब आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, एवॉर्शन करवा देते हैं मेडिकली रूप से, तो उसको बोलते हैं एमटीपी। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी जाकर के आप एमटीपी करवा सकते हैं। ये आप 12th में पढ़ेंगे, 12th का सिलेबस रहेगा, उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन का क्या कार्य होता है? तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरॉन का कार्य होता है लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का उत्पन्न करना। दूसरा होता है शुक्राणु के उत्पादन में नियंत्रण करना। तीसरा होता है हड्डी और पेशी के विकास का नियंत्रण करना। ठीक है, विकास का नियंत्रण करना, यह हुआ प्रोस्टेट ग्रंथ। निषेचन कहां पर होता है? फैलोपियन नलिका में। और का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो ठीक है, याद रखना। पादप हार्मोन्स एथिलीन के दो प्रयोग बताइए। पादप हार्मोन्स एथिलीन फल को पका देता है। यार पादप हार्मोन्स तो भाई उसमें था यार, क्या बोलते हैं, ये जो पहले वाला चैप्टर नहीं है, इसके नियंत्रण एवं समन्वय में था एथिलीन, गैसीय हार्मोन जिसको बोलते हैं, है ना। किसी कोशिका में युग्मक कैसे उत्पन्न होता है? तो कोशिका में जो युग्मक होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मनुष्य, मेरे अंदर 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन जो मतलब मनुष्य नर के अंदर नहीं, ठीक है, नर के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन नर का जो शुक्राणु बनता है उसमें 23 गुणसूत्र ही रहते हैं। 23 गुणसूत्र नर के और 23 गुणसूत्र मादा के, 46 गुणसूत्र बना लेते हैं, बच्चा बना देते हैं। ठीक है, ऐसे होता है, क्योंकि नर के अंदर नर के गुणसूत्र भी रहते हैं, मादा के गुणसूत्र भी रहते हैं, इसीलिए लैंगिक जनन होता है, विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशन आता है, और यही वेरिएशन एवोल्यूशन का कारण बनता है, यही वेरिएशन विकास का कारण बनता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, प्लेलिस्ट जाके खंगाल लो, लिंक आपको आई बटन पर दिख रही होगी। तो अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और कभी भी कोई दिक्कत आए तो याद रखना तुम्हारा बड़ा भाई बायोमन तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। आज की क्लास यहीं तक, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।